हे एवरीवन, माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे स्पेस मिशंस के वन शॉट की मैं बात कर रहा हूँ। देखो, आपको बीइंग वेरी ट्रूथफुल एंड डायरेक्टली बता रहा हूँ, तबीयत मेरी अभी ठीक नहीं है, तो आई एम नॉट एबल टू रिकॉर्ड, थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है। तो स्पेस मिशन के जो मेरे पुराने लेक्चर्स थे जो इनिशियली बने थे विद द बेस्ट एनिमेशंस, आप लिटरली लेक्चर देखोगे, वीडियो देखोगे, आपको लगेगा आप कोई मूवी देख रहे हो। ठीक है, पूरा सिनेमैटिक फील में बनाया हुआ है एंड पूरे सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे, पूरा चैप्टर आपका वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस वन शॉट में मिल जाएंगी। एंड अभी तो ये 1.5 घंटे का करीब करीब वन शॉट है, 1 आवर 30 मिनट्स का। इसके बाद मैं एक 40 या 35-40 मिनट्स का इसका रैपिड रिविजन भी बनाऊंगा। ठीक है, इसका रैपिड भी बनाऊंगा विद PYQs 35-40 मिनट्स का। तो जो बच्चे पढ़ना चाहते थे ये चैप्टर विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ कोर्स, तो इस वन शॉट में से आपका सारा प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, सो लेट अस बिगिन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेस एंड स्काई? देखो, हमें पता है अर्थ पे एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। इन सारे गैसेस के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में हमारे आजू बाजू प्रेजेंट हैं। ठीक, अब जब सनलाइट एटमॉस्फेयर को एंटर करती है, जब सनलाइट एटमॉस्फेयर को एंटर करती है, लाइट इन एटम्स और मॉलिक्यूल से टकराएगी एंड टकरा कर बिखर जाती है, स्कैटर हो जाती है। देखो, आपको पता है ना, लाइट में 7 कलर्स होते हैं, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सबसे ज्यादा कौन सी लाइट बिखर रही है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू। ब्लू लाइट बिखर जाती है, स्कैटर होती है एंड स्कैटर होते 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 धीरे धीरे करके हमारी आंखों तक पहुंचती है। तो पूरा स्काई जो है वो हमें कौन से कलर का दिखाई देने वाला है? ब्लू कलर का दिखाई देने वाला है। इस फेनोमेनन को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम डिस्पर्जन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन में हमने डिस्पर्जन पढ़ा है, वो अलग आइटम है, अलग कंसेप्ट है, ये अलग आइटम है। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये आपको सिलेबस में नहीं है, सिर्फ यहां पे कंसेप्ट बता रहा हूं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो हमने क्या बोला? स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो अब सवाल क्या है कि स्काई क्या है? स्काई इज द रीजन जहां पर स्कैटरिंग हो रही है। स्काई इज द रीजन इन विच सनलाइट इज स्कैटर्ड बाय अर्थ्स एटमॉस्फेयर। जहां तक स्कैटरिंग हो रही है वो स्काई है, उसके ऊपर जो कुछ है वो सब क्या है? स्पेस है। अब आपको एक बात पता है ना, जितना हम ऊपर 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 जाते हैं अर्थ से, एटमॉस्फेयर कम होते जाता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सुपरमैन उड़ एंड जैसे ये ऊपर 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 जाएगा, एटमॉस्फेयर कम 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 होते जाएगा एंड एक पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं एज ऑफ स्पेस। यहां पर 99.9% एटमॉस्फेयर खत्म हो चुका है। देखो, इसके ऊपर भी, एज ऑफ स्पेस के ऊपर भी कुछ पार्टिकल्स आपको मिलेंगे एटमॉस्फेयर के, लेकिन 99.9% एटमॉस्फेयर यहां तक खत्म हो चुका है। तो ये जो लाइन है ना, एज ऑफ स्पेस, इसको हम बोलते हैं कारमैन लाइन। क्या बोलेंगे? कारमैन लाइन। एंड ये कारमैन लाइन कहां होती है? अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर्स फ्रॉम अर्थ्स सरफेस। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि स्काई 100 किलोमीटर्स पे खत्म हो जाता है एंड उसके ऊपर जो कुछ है वो सब क्या है? स्पेस है। ऐसा मैं मस्त रास्ते पे खड़ा हूं, सामने का रास्ता मुझे एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है, लेकिन राइट में क्या है ये मुझे नहीं दिख रहा। मुझे अगर पूरा रास्ता देखना है तो मुझे थोड़ा ऊपर हाइट पे जाना पड़ेगा। मैं टेरेस पे जाके बैठ गया, यहां से मुझे पूरा रास्ता दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे पूरी सिटी देखनी है तो मुझे और ऊपर जाना पड़ेगा। मैं हेलीकॉप्टर में जाके बैठ गया, यहां से आई कैन सी द एंटायर सिटी, लेकिन मेरे को खुजली कम नहीं है, मेरे को पूरा कंट्री देखना है तो मेरे को और ऊपर जाना पड़ेगा। मेरे को अर्थ के बाहर आउटर स्पेस में जाना पड़ेगा, वहां से मैं पूरे कंट्री को देख सकता हूं, पूरे कॉन्टिनेंट को भी देख सकता हूं। बराबर? तो मैंने क्या किया? मैंने एक कैमरा लिया जिसको मैंने स्पेस में रख दिया। अब ये कैमरा रेस्ट पोजीशन में है, कैमरा मूव कर रहा नहीं है। अब अर्थ की ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगी, कैमरा गिर जाएगा। तो क्या करूं? अगर मुझे उस कैमरा को कंटिन्यूअसली स्पेस में रखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सुनो, बचपन में सब लोग ने ये कीड़ा कांडी किया रहेगा। ऐसा माउस लिया और उसको रपा रप ऐसा गोल गोल घुमाया, इसको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ये हमने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा है।
ठीक है, यहां पर आपको कुछ बेसिक बातें बता देता हूं जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त काम आएंगी। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट्स। देखो इस तरह हमारा ऑब्जेक्ट गोल 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 घूम रहा है, एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन, सबको पता है। अब इस पोजीशन में जब ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी ऐसे ऊपर के डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, वेलोसिटी v। अगर आप ध्यान से देखो, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है इट इज अ टैंजेंट टू द सर्कल जिस पे हमारा ऑब्जेक्ट घूम रहा है। वेलोसिटी का डायरेक्शन इज अ टैंजेंट टू द सर्कुलर पाथ जिस पे ऑब्जेक्ट घूम रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ये ऑब्जेक्ट गोल 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 घूमता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग कंटिन्यूअसली। ध्यान से देखो, हर बार वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन इन एवरी केस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है इट इज अ टैंजेंट टू द सर्कल। इज इट? कम ऑन, यस और नो? दिख रहा है ना, सबको टैंजेंट दिख रहा है। इस वेलोसिटी को हम बोलते हैं टैंजेंशियल वेलोसिटी, टैंजेंशियल वेलोसिटी। लेकिन मैंने उस ऑब्जेक्ट को वायर से बांधा हुआ है एंड मैंने बीच से पकड़ा है। मैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूं, मैं उस ऑब्जेक्ट को अंदर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो जब वो ऑब्जेक्ट घूमता है, मैं उसे अंदर खींच रहा हूं, वेलोसिटी उसे बाहर खींच रही है, एंड दैट इज व्हाई ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है, ठीक है। तो ये जो फोर्स मैंने अप्लाई किया अंदर के डायरेक्शन में, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल मतलब क्या? सेंटर सीकिंग। फोर्स का जो डायरेक्शन है वो कहां है? अंदर की तरफ। मैं उसे अंदर खींच रहा हूं, वेलोसिटी उसे बाहर खींच रही है, एंड ऑब्जेक्ट गोल 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 घूम रहा है। सिंपल बात, यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर मैंने वायर काट दिया तो क्या होगा? वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट उड़ जाएगा, इस तरह से। सिंपल। चलो, तो अभी क्या करना है, सुनो। ग्रेविटी कैमरा को नीचे की तरफ खींच रही है कंटिन्यूसली। अगर उस कैमरा को मैंने कुछ टेंजेंशियल वेलोसिटी दे दी, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी मैंने उसको धक्का दे दिया। कितना वेलोसिटी देना है ये हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे, उसका कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ देखेंगे। यहां पर सिर्फ इतना समझ लो, हमने उसको टेंजेंशियल वेलोसिटी दी एंड वो कैमरा ऐसे कंटिन्यूसली गोल 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 घूमते रहेगा। ग्रेविटी उसे अंदर खींच रही है, वेलोसिटी उसे बाहर खींच रही है, एंड अपना कैमरा गोल 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 घूम रहा है। सिंपल। अच्छा, कैन आई से एक छोटा सा ऑब्जेक्ट एक बड़े ऑब्जेक्ट के आजू बाजू घूम रहा है? कम ऑन, यस। उस छोटे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। तो सैटेलाइट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस दैट ऑर्बिट्स और सर्कल्स अराउंड अ बिगर ऑब्जेक्ट। तो हमारा छोटा सा कैमरा एक बहुत बड़े अर्थ के आजू बाजू गोल गोल घूम रहा है, तो कैमरा क्या हो जाएगा? सैटेलाइट हो जाएगा। सिंपल। तो ये सैटेलाइट्स होते हैं दो तरह के, एक होता है नेचुरल सैटेलाइट, सिंपल सा डेफिनेशन दिया हुआ है, एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। एस्ट्रोनॉमिकल मतलब क्या? काफी बड़ा एंड नेचुरल, बड़ा एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। ऑर्बिटिंग अर्थ और एनी अदर प्लैनेट इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। ऑर्बिट मतलब क्या? पाथ। अर्थ के पास कितना सैटेलाइट है? एक ही है। कौन है? चंदा मामा, मून। वैसे ही जो दूसरे प्लैनेट्स हैं, जुपिटर है, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, उनके पास भी सैटेलाइट्स हैं। इनफैक्ट जुपिटर के पास 79 सैटेलाइट्स हैं, उसमें से कुछ सैटेलाइट्स बड़े बड़े हैं, ठीक है, एंड बाकी सारे चिंटू 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 छोटे छोटे सैटेलाइट्स हैं। एंड फिर अगर मैं बोलूं सोलर सिस्टम में बीच में कौन है? सन है। सन के आजू बाजू प्लैनेट्स घूम रहे हैं। सो कैन वी से प्लैनेट्स आर नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ द सन। सन बीच में है, प्लैनेट्स आजू बाजू घूम रहे हैं, प्लैनेट्स आर द सैटेलाइट्स। सिंपल। फिर बात करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की। सिंपल सा डेफिनेशन दिया है, मैन मेड ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया है, ऑर्बिटिंग अर्थ और एनी अदर प्लैनेट इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। ये हो गया अपना आर्टिफिशियल सैटेलाइट। एंड ऐसे अलग 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 प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के काफी सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन फंक्शन, ठीक। लेकिन इस कहानी की शुरुआत कहां हुई? ये जो स्पेस एज है ये शुरू कहां हुआ? सुनो, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, जब नाजी जर्मनी ने सरेंडर किया 1945 में, तब इस दुनिया में 2 सुपर पावर्स आई, ठीक है। एक तरफ था यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड एक तरफ था यूएसएसआर, सोवियत यूनियन। आज के टाइम का जो रशिया है ना, उसको सोवियत यूनियन बोलते थे तभी। एंड इन दोनों सुपर पावर्स के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो गई।
ये दोनों सुपर पावर्स कॉन्स्टेंटली अपना टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। एंड सबसे पहले स्पेस में कौन पहुंचेगा इसके पीछे भी एक रेस शुरू हो गई थी। ठीक है, सो बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई इन द स्पेस टेक्नोलॉजी इन द लेटर हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। लेटर हाफ ऑफ 20th सेंचुरी मतलब क्या, 1950 के बाद काफी सारी डेवलपमेंट हुई एंड दिस रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पेस क्राफ्ट। रॉकेट शिप्स बनाई गई दैट मेड स्पेस वॉयेज पॉसिबल। वॉयेज मतलब क्या, ट्रैवल, स्पेस ट्रैवल पॉसिबल हो गया। एंड ये जो रेस थी ना, ये कौन जीता पता है, यूएसएसआर। सबसे पहला जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट था स्पुतनिक 1, ये सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया था 1957 में। ठीक है, सबसे पहले स्पेस में कौन गया, स्पुतनिक 1 हमारा यूएसएसआर ने लॉन्च किया था, सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया था। एंड उसके बाद बहुत सारे हजारों सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए एंड आज के टाइम में 6000 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स अर्थ को ऑर्बिट कर रहे हैं। उसमें से 3372 काम करते हैं, वर्किंग है, एंड बाकी सारे 3170 दे आर नॉट वर्किंग, वो सिर्फ वेस्ट है। एंड ये वेस्ट भी धीरे धीरे बढ़ने वाला है। अपने चैप्टर का नाम है स्पेस मिशन, स्पेस में जाने का मिशन। क्यों जाना है स्पेस में, क्या मजा आता है? पहली बात, टू पुट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अराउंड अर्थ, अर्थ के आजू बाजू सैटेलाइट छोड़ने के लिए, और वो सैटेलाइट हमारे बहुत काम आते हैं, उनके फंक्शंस हम आगे जाके देखने वाले हैं। दूसरी बात, टू सेंड स्पेस क्राफ्ट्स इनटू आउटर स्पेस टू स्टडी ऑब्जेक्ट्स इन एंड आउट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हमें पढ़ना है, स्टडी करना है, एंड सोलर सिस्टम के बाहर जो इंटरस्टेलर स्पेस होता है उसको भी हमें स्टडी करना है, राइट। एंड एक सवाल मेरे दिमाग में आता है, ये सैटेलाइट अगर कंटिन्यूसली अर्थ के आजू बाजू घूम रहा है, इसको एनर्जी लगने वाली है, तो इसको एनर्जी कहां से मिलती है? इसके बाजू में ऐसा दो बड़ा बड़ा पंख के जैसा सोलर पैनल लगा हुआ है, सोलर फोटोवोल्टाइक पैनल्स होते हैं। तो हमारे सैटेलाइट सोलर पावर्ड हैं, प्लस इनके पास बैटरीज भी होती हैं टू स्टोर एनर्जी, ठीक। एंड सैटेलाइट के अंदर लगे होते हैं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स टू रिसीव एंड ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम एंड टू द अर्थ। मतलब अर्थ पे से जो सिग्नल मैं भेजूंगा सैटेलाइट तक पहुंचेगा, एंड सैटेलाइट भी सिग्नल अर्थ पे भेज सकता है। उसके पास रिसीवर भी है और ट्रांसमीटर भी है, प्लस और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन ऑफ द सैटेलाइट। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब देखते हैं ये सैटेलाइट्स हमें किस तरह से हेल्प करते हैं। पहली बात, लाइव ब्रॉडकास्टिंग। इंग्लैंड में एक मैच चल रही है जो मैं यहां घर पे बैठ के लाइव देख रहा हूं, थैंक्स टू द सैटेलाइट। फिर टेलीकम्युनिकेशन, फिर प्रेडिक्शन ऑफ नेचुरल कैलामिटीज। देखो सैटेलाइट है वो अर्थ के ऊपर घूम रहा है एंड कॉन्स्टेंटली फोटोज ले रहा है, तो कहीं पर भी अगर आंधी, तूफान, थंडरस्टॉर्म कुछ आने वाला है तो उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वेदर फोरकास्टिंग जो होती है, राइट। एंड मिलिट्री सर्वेलेंस, गवर्नमेंट हमें कॉन्स्टेंटली देख रही है, हम जो भी करते हैं गवर्नमेंट को सब कुछ पता है, किसी को बताना मत। मिलिट्री सर्वेलेंस, वेरी सिंपल, ओके। अब वहां कोने में आपको ब्रॉडकास्टिंग सेंटर दिख रहा है एंड ये मेरा छोटा सा यहां पर घर है। ब्रॉडकास्टिंग सेंटर जो भी सिग्नल भेजेगा वो सीधा जाने वाला है, मेरे घर तक नहीं पहुंचेगा, बिकॉज अर्थ कैसा है, कर्व्ड है। बिकॉज ऑफ अर्थ कर्वेचर सिग्नल मेरे घर तक पहुंचेगा नहीं। तो मैं क्या करूंगा, बीच में ऐसा सैटेलाइट लगा देंगे, वो सिग्नल्स सबसे पहले सैटेलाइट रिसीव करेगा, फिर वही सिग्नल्स को मेरे घर पे ब्रॉडकास्ट करेगा। इस तरह से होता है तुम्हारा ब्रॉडकास्टिंग, तुम्हारा टेलीकम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सिंपल एग्जांपल है ना। अच्छा, अब इंडिया ने भी बहुत सारे सैटेलाइट खुद डेवलप करे हुए हैं, उनके नाम हमें याद रखने हैं, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, तो फटाफट देख लेते हैं। पहला होता है इनसैट, इसका नाम क्या है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, वेरी सिंपल। फिर आता है जी सैट, नाम थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा नया है, जियो सिंक्रोनस, प्यार से पढ़ना, मोहब्बत से पढ़ना, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, ठीक है। फिर आता है IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम मतलब बेसिकली दिस इज GPS, अपना इंडिया का खुद का GPS है, ठीक। फिर यह है IRS, दैट इज इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इन सब के फंक्शंस क्या है ये भी आपको मैं बताने वाला हूं 2 मिनट में। अच्छा, अब सैटेलाइट बन गया, लेकिन उस सैटेलाइट को मुझे अर्थ के बाहर लेके जाना है, तो मुझे रॉकेट शिप लगेगी, ठीक। तो वो रॉकेट शिप भी इंडिया ने खुद की डेवलप करी हुई है, 2 हैं,
एक है GSLV, दैट इज जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, काफी बड़ा सा प्यारा सा नाम है। एंड एक होता है PSLV, दैट इज पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मैं हट जाता हूं, दिख रहा है बराबर क्लियरली? देखो ये दोनों अपनी लॉन्च व्हीकल्स हैं। GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ज्यादा बड़ा होता है, ज्यादा पावरफुल होता है, बिकॉज इसको दूर तक जाना है। एंड फिर होता है उसका छोटा भाई PSLV पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगर आपने मंगलयान ये मूवी देखी है तो उस मूवी में ये दोनों मेंशन किए हुए हैं, इनका लॉन्च वगैरह भी दिखाया हुआ है। एंड जो मंगलयान सैटेलाइट था उसको एक्चुअली PSLV से लॉन्च किया हुआ था। जो छोटा भाई है ना, लेस पावरफुल, उससे मंगलयान को लॉन्च किया था। ठीक है, अगर मूवी नहीं देखी है तो देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग मूवी है। ओके, अच्छा अब देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ सैटेलाइट्स। अलग अलग सैटेलाइट के काम क्या है, वो कैसे किस तरह काम करते हैं, उनके नाम क्या है, सब कुछ बताता हूं। एक होता है वेदर सैटेलाइट, जिसका बहुत सिंपल काम है स्टडी एंड प्रेडिक्शन ऑफ वेदर। फिर एक होता है ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट, टेलीकास्टिंग ऑफ टेलीविजन प्रोग्राम, जो टेलीविजन प्रोग्राम की ब्रॉडकास्टिंग होती है वो इससे होने वाली है। फिर आता है हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट, एस्टैब्लिशेस कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट लोकेशंस इन द वर्ल्ड। अलग अलग लोकेशंस के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करेगा थ्रू द यूज ऑफ स्पेसिफिक वेव्स। कौन सी वेव्स की बात हो रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो जो भी सिग्नल्स हम सैटेलाइट पे भेजते हैं एंड जो भी सिग्नल सैटेलाइट हम तक भेजता है वो सारे क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, राइट? अच्छा, तो अभी कौन से सैटेलाइट ये काम करते हैं? इनसैट एंड जीसैट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट एंड जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। एंड इन दोनों को लॉन्च किस में किया जाएगा? GSLV में, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यहां तक ठीक? अच्छा, फिर आता है नेविगेशनल सैटेलाइट, फिक्स द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस इन टर्म्स ऑफ इट्स वेरी प्रिसाइज लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। सिंपल भाषा में किसी भी प्लेस का परफेक्ट लोकेशन बताएगा, ठीक है? उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड के, वो हमें बताएगा। सिंपल भाषा में हमारा GPS। कौन सा सैटेलाइट काम करेगा? IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। एंड इसको लॉन्च किया जाता है PSLV से, पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से। यहां तक ठीक? ओके, फिर आता है हमारा मिलिट्री सैटेलाइट, कलेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स, गवर्नमेंट इज वॉचिंग। मिलिट्री सैटेलाइट एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होता है, स्टडी ऑफ फॉरेस्ट, डेजर्ट, ओशन, पोलर आइस, इन सब की स्टडी, एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ऑब्जर्वेशन एंड गाइडेंस इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड्स एंड अर्थक्वेक। बेसिकली जो भी नेचुरल चीजें हो रही हैं अर्थ के आजू बाजू, अर्थ के ऊपर, उन सब का स्टडी करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, अर्थ का ऑब्जर्वेशन करेगा। सिंपल। एंड ये कौन करने वाला है? IRS, दैट इज इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। किस में लॉन्च होता है? PSLV पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में लॉन्च किया जाएगा। तो ये हो गए तुम्हारे टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स एंड उनके फंक्शन। इनके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है? पूरा टेबल जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। फिर देखो ये अपना अर्थ, ये सैटेलाइट, और ये सैटेलाइट एक पर्टिकुलर पाथ में, एक रास्ते पे घूम रहा है, तो वो जो पाथ है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। सिंपल सी डेफिनेशन देख लो, द पर्टिकुलर पाथ विच इज फॉलोड बाय अ सैटेलाइट टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एज ऑर्बिट। जिस रास्ते पे वो घूम रहा है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। एंड ये ऑर्बिट्स भी अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, बेस्ड ऑन शेप एंड ओरिएंटेशन। बताता हूं, डरो मत, सिंपल है, बहुत सिंपल है। एक होती है सर्कुलर ऑर्बिट, एकदम गोल गोल रहेगी। फिर एक होती है एलिप्टिकल ऑर्बिट। हमने एलिप्स पढ़ा है ना, तो इस एलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या होगा? अर्थ विल बी एट वन ऑफ द फोसाई, सिंगुलर फोकस, प्लूरल फोसाई। एलिप्स के दो फोकस होते हैं ना, देयर आर टू फोसाई, तो अर्थ विल बी एट वन ऑफ द फोसाई ऑफ द एलिप्स। ये हो गई एलिप्टिकल ऑर्बिट। फिर ओरिएंटेशन में क्या हो रहा है? देखो ये जो ऑर्बिट आपको दिख रही है, दिस इज पैरेलल टू द इक्वेटर, बराबर इक्वेटर को पकड़कर चल रही है, पैरेलल टू इक्वेटर। एंड यहां पर ऑर्बिट ऐसी इंक्लाइंड है, इट इज एंगल्ड टू द इक्वेटर। सिंपल ओरिएंटेशन समझ में आ गया? या तो पैरेलल रहेगा, इक्वेटर को पकड़ के चलेगा, या तो इंक्लाइंड रहेगा, एंगल्ड रहेगा टू द इक्वेटर। ये हो गए तुम्हारे शेप एंड ओरिएंटेशन के ऊपर टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स। सिंपल। अब आता है इस लेक्चर का क्लाइमैक्स, टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स बेस्ड ऑन हाइट। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का आएगा, ध्यान से सुनना, पूरे मजे से। देखो अर्थ है अपना,
अर्थ के ऊपर 180 किलोमीटर से लेकर 180 से लेकर 2000 किलोमीटर का जो रेंज है, इस रेंज को बोलते हैं लियो। लियो मतलब क्या? लो अर्थ ऑर्बिट, अर्थ के बहुत नजदीक। एंड यहां पर जो सैटेलाइट घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, उनको एक चक्कर, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? अप्रोक्सीमेटली 90 मिनट्स, 1.5 घंटे के आसपास। तो ये 90 मिनट्स क्या है? उनका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है। व्हाट इज पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन? द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ, इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ये याद रखना डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा, अभी कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप एंड अपना ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये दोनों कहां उड़ रहे हैं, कहां चक्कर लगा रहे हैं? लो अर्थ ऑर्बिट में। एंड वन मोर थिंग, जो सैटेलाइट लियो में है वो अर्थ के नजदीक है, तो उनको हम एटमॉस्फेयर की स्टडी करने के लिए, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक, चलो अभी 2000 से ऊपर, 2000 से लेके 35,780 35,780 किलोमीटर का जो रेंज है, इसको बोलते हैं मियो। मियो मतलब क्या? मीडियम अर्थ ऑर्बिट। एंड यहां पर जो सैटेलाइट चक्कर लगा रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, उनका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन रहेगा 2 से लेके 24 घंटा। एक बात नोटिस करना, सैटेलाइट जितना अर्थ के नजदीक है उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कम रहेगा, सैटेलाइट को फटाफट भागना पड़ेगा, उसकी वेलोसिटी ज्यादा रहेगी। एंड जितना सैटेलाइट अर्थ से दूर जाएगा, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इंक्रीज होगा, उतनी उसकी वेलोसिटी कम होगी, अपना सैटेलाइट आराम आराम से चलेगा। सिंपल, ठीक। फिर 35,780 के ऊपर अगर कोई सैटेलाइट उड़ रहा है तो उस रेंज को बोलते हैं HEO, हियो। हियो मतलब क्या? हायर अर्थ ऑर्बिट। एंड यहां पर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन रहेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 24 आवर्स। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड हायर अर्थ ऑर्बिट में क्या हो रहा है। सैटेलाइट अर्थ से कितना दूर है? कितना दूर है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 35,780 किलोमीटर। मतलब या तो वो सैटेलाइट 35,780 किलोमीटर पे ऑर्बिट कर रहा है या तो उससे ज्यादा। तो अपना डेफिनेशन क्या बनेगा? देखो, इफ द हाइट ऑफ द सैटेलाइट्स ऑर्बिट अबाउट द अर्थ सरफेस is greater than or equal to 35,780 किलोमीटर, the orbit is called as higher earth orbit और high earth orbit, ठीक है। एंड यहां पर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना रहेगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 24 घंटा। मतलब या तो 24 घंटा लगेगा या तो उससे ज्यादा लगेगा। क्लियर? अब आपको एक बहुत ही स्पेशल केस बताता हूं, यहां पर ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, ठीक है। अपना जो सैटेलाइट है वो अर्थ से एग्जैक्टली 35,780 किलोमीटर दूर है। ये जो नंबर है ना, ये जादुई नंबर है, याद रखना, 35,780। तो अपना सैटेलाइट घूम रहा है, ऑर्बिट कर रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अर्थ का पीरियड ऑफ रोटेशन, अर्थ भी रोटेट होता है ना, कितना टाइम लगता है उसको रोटेशन कंप्लीट करने के लिए? 24 घंटा, 24 आवर्स। एंड अपना जो सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है ना 35,780 किलोमीटर पे, उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना रहेगा? 24 घंटा। पीरियड ऑफ रोटेशन 24 घंटा, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन 24 घंटा। तो हम क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू टाइम ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। दोनों को 24 घंटा लग रहा है। कैन आई से मेरा सैटेलाइट अर्थ के रोटेशन के साथ सिंक्रोनाइज हो गया है? करेक्ट। इस सैटेलाइट को हम बोलते हैं प्यार से जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। जियो मतलब अर्थ, सिंक्रोनस मतलब क्या? सिंक्रोनाइज हो चुका है, अर्थ के साथ साथ चल रहा है, अर्थ के रोटेशन के बराबर चल रहा है। कोई दिक्कत यहां पे? टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन 24 घंटा, टाइम ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ 24 घंटा। अब आपको इसमें भी एक और स्पेशल केस बताऊं, डबल स्पेशल केस, ध्यान से सुनना। अगर मेरा सैटेलाइट इक्वेटर को पैरेलल है, इफ द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट पैरेलल टू द इक्वेटर, तो क्या होगा? बहुत ध्यान से। मान लो कि हम एक ट्रेन में बैठे हैं एंड मेरे बाजू वाले ट्रैक पे एक और ट्रेन आती है। मेरी ट्रेन और वो ट्रेन दोनों का स्पीड सेम है। क्या दिख रहा है आपको? क्या वो ट्रेन आपको एक ही जगह पर रुकी हुई दिख रही है, स्थिर दिख रही है ना? वो ट्रेन मुझे स्टेशनरी दिख रही है, एक ही जगह पे रुकी हुई दिख रही है। तो मान लो कि कुछ बच्चे हैं जो सैटेलाइट को देख रहे हैं। देखो, ऐसे सैटेलाइट दिखेगा नहीं,
35,000 किलोमीटर दूर है ना, टेलीस्कोप से देखना पड़ेगा। लेकिन मान लो कि अगर हम उसको देख रहे हैं तो हमें वो सैटेलाइट एक ही जगह पर रुका हुआ दिखेगा, स्थिर दिखेगा, मतलब हम क्या बोलेंगे, सैटेलाइट अपीयर्स टू बी स्टेशनरी। तो ये जो सैटेलाइट है जो इक्वेटर को पैरेलल घूम रहा है, इसको बोलेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। समझा? जियो सिंक्रोनस के अंदर एक स्पेशल टाइप है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इक्वेटर को पैरेलल चलेगा ये। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, दीज सैटेलाइट्स कैन ऑब्जर्व अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ अर्थ कंटिन्यूसली। ये जो सैटेलाइट है वो एक ही जगह को कंटिन्यूसली देख रहे हैं, एक ही जगह को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहे हैं, करेक्ट। Therefore, they are used in applications like meteorology. Meteorology मतलब क्या, वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट प्रेडिक्शन जो होता है, ठीक है, नेचुरल कैलामिटीज वगैरह का, उसको meteorology बोलते हैं। एंड फॉर कैरिंग सिग्नल्स फॉर टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो एक्सेट्रा। तो एक हो गया meteorology, स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर, वेदर फोरकास्टिंग, एंड एक हो गया टेलीविजन ब्रॉडकास्ट। देखो तुम्हारा जो डिश एंटीना है उसको तुमने एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करके रखा है जहां पर सैटेलाइट है। एंटीना को ऐसा ऐसा घुमाना नहीं पड़ता ना घड़ी घड़ी, एक ही जगह पर पॉइंट करके रखा है जहां पर सैटेलाइट घूम रहा है। इज दिस वेरी क्लियर? एंड वन लास्ट थिंग, वन लास्ट पॉइंट। देखो दो सैटेलाइट हैं, ये दोनों सैटेलाइट अर्थ के आजू बाजू घूम रहे हैं। एक ऑर्बिट इंक्लाइंड है और एक ऑर्बिट पैरेलल है। अगर मैं बोलूं दोनों सैटेलाइट को 24 घंटा लग रहा है अर्थ के आजू बाजू घूमने के लिए, तो उन दोनों को मैं जियो सिंक्रोनस बोल सकता हूं। ये दोनों सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस हैं, लेकिन इसके अंदर स्पेशल केस क्या है, अगर अपना सैटेलाइट पैरेलल टू इक्वेटर है तो इसको मैं और प्यार से जियो स्टेशनरी बुला सकता हूं, बिकॉज वो मुझे एक जगह पे स्थिर दिखेगा। तो यहां पर एक बात याद रखना, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है, लेकिन हर एक जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जियो स्टेशनरी नहीं होता। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं समझा तो रिवाइंड कर लो एक बार, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करते हैं अबाउट मीडियम अर्थ ऑर्बिट। रेंज क्या होती है? 2000 किलोमीटर से लेकर 35,780 किलोमीटर, दैट इज द रेंज ऑफ मीडियम अर्थ ऑर्बिट। एंड यहां जो सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कितना हो सकता है? 2 से लेकर 24 घंटा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो इक्वेटर को पैरेलल चलता है वो सिर्फ इक्वेटर के आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करेगा, लेकिन जो पोलर रीजन है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकता। दिक्कत हो गई भाई, तो क्या करें? सुनो, एलिप्टिकल मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स पासिंग ओवर द पोलर रीजन्स आर यूज्ड टू स्टडी द पोलर रीजन। मतलब देखो भाई, ऑर्बिट का शेप कैसा है? एलिप्टिकल शेप है, इट इज एन एलिप्स with earth at one of the focus, बराबर, and it is passing over the polar region, मतलब ये ऑर्बिट पोलर रीजन्स के ऊपर से पास हो रही है, ठीक है। अगर अपना सैटेलाइट ऐसे एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा तो कुछ एक चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जब ये सैटेलाइट अर्थ के नजदीक है तो तेज हो जाता है, अर्थ से दूर है तो स्लो हो जाता है। केप्लर्स सेकेंड लॉ ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में। तो इसका फायदा क्या होगा? सैटेलाइट जब अर्थ से दूर है तो स्लो हो गया, तो वो एक पर्टिकुलर रीजन को ज्यादा टाइम तक ऑब्जर्व कर सकता है। फॉर एग्जांपल नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल के ऊपर वो अगर स्लो हो जाता है तो नॉर्थ पोल को ज्यादा टाइम तक ऑब्जर्व कर पाएगा, दैट इज वन ऑफ द बेनिफिट्स, ठीक है। एंड ऐसी जो ऑर्बिट होती है जो पोलर रीजन के ऊपर से जा रही है, इसको बोलते हैं पोलर ऑर्बिट, सिंपल। एंड एक आखिरी बात, सम सैटेलाइट्स रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। कैसा ऑर्बिट? सर्कुलर ऑर्बिट एट अ हाइट ऑफ 20,200 किलोमीटर। एंड ये जो सैटेलाइट्स है ना, इनका एक पूरा नेटवर्क बन जाता है। ये जो सैटेलाइट होते हैं 20,200 किलोमीटर पे, इनका एक पूरा नेटवर्क बन जाता है, एंड ये बन जाता है तुम्हारा ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट सिस्टम। तो जो 20,200 किलोमीटर पे उड़ रहे हैं ना सैटेलाइट, ये तुम्हारे जीपीएस के सैटेलाइट हैं। एंड और भी सैटेलाइट्स होते हैं ऑफ कोर्स, बट जीपीएस के सैटेलाइट 20,200 किलोमीटर पे उड़ते हैं। एंड एकदम लास्ट बात, गेस द ऑर्बिट। ये क्वेश्चन तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। अर्थ के एकदम नजदीक चिपक के तुम्हारा लो अर्थ ऑर्बिट है, फिर थोड़ा बाहर जाएंगे तो आ जाता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट है 20,200 किलोमीटर पे, मतलब ये तुम्हारा जीपीएस के सैटेलाइट का ऑर्बिट हो जाएगा। और थोड़ा बाहर आएंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा हायर अर्थ ऑर्बिट।
पैरेलल टू इक्वेटर मतलब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ये भी तुमको आना चाहिए, पता होना चाहिए। फिर एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है जो पोलर रीजन्स के ऊपर से जा रही है, ये भी तुम्हारी मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, लेकिन इसको क्या बुलाओगे प्यार से, पोलर ऑर्बिट। ये जो रॉकेट है इसको हम बोलेंगे लॉन्च व्हीकल। एंड ये आ गया हमारा छोटा सा क्यूट सा सैटेलाइट। अब जो सैटेलाइट होता है ना, उसको रॉकेट के टॉप पार्ट में, ऊपर वाला जो पार्ट है ना, वहां पर रखा जाता है। एंड जो रॉकेट का नीचे का पार्ट होता है, वहां पर होता है बहुत सारा फ्यूल एंड इंजन्स। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड इग्निशन। जैसे ही फ्यूल को बर्न करते हैं ना, एक थ्रस्ट क्रिएट होता है, मतलब हमारा रॉकेट अर्थ को पुश करेगा एंड धीरे धीरे ऊपर उठेगा एंड करके उड़ जाएगा। अब ये रॉकेट बनता कैसे है, इसका कंस्ट्रक्शन, इसके पार्ट्स, इसका लॉन्च कैसे होता है, ये सब कुछ डिटेल में देखेंगे लेक्चर नंबर 3 में। यहां पर सिर्फ इतना याद रखो, ये जो रॉकेट्स होते हैं दीज आर मल्टी स्टेज रॉकेट। मल्टी स्टेज मतलब इसके अंदर जो फ्यूल होता है वो स्टेजेस में भरा हुआ होता है। आई रिपीट, जो फ्यूल होता है अंदर वो स्टेजेस में भरा हुआ होता है। मतलब मान लेते हैं कि इसका जो नीचे का पार्ट है वहां का फ्यूल खत्म हो गया, तो नीचे का पार्ट हम रिलीज कर देंगे, फेंक देंगे, नहीं चाहिए। एंड जो ऊपर का पार्ट है वहां का फ्यूल बर्न होने लगेगा एंड अपना रॉकेट आगे आगे चलेगा। ठीक है यहां तक। अब आफ्टर रीचिंग अ पर्टिकुलर हाइट, एक हाइट पर पहुंचने के बाद हमारा रॉकेट सैटेलाइट को रिलीज कर देगा, स्पेस में रिलीज कर देगा इस तरह से। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस रॉकेट ने सैटेलाइट को कुछ वेलोसिटी देकर छोड़ा है? कम ऑन, यस और नो? रॉकेट ने सैटेलाइट को कुछ स्पेसिफिक वेलोसिटी देकर रिलीज किया, तो हम क्या बोलेंगे भाई, द सैटेलाइट इज गिवन अ स्पेसिफिक वेलोसिटी कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी, वीसी, क्रिटिकल वेलोसिटी इन अ टैंजेंशियल डायरेक्शन। मतलब ये जो वेलोसिटी मिली है उस वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा रहेगा, टैंजेंट टू द सर्कुलर पाथ जिस पे हमारा सैटेलाइट घूमने वाला है। ये हो गई टैंजेंशियल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी। लेकिन अपना जो अर्थ है वो भी शाना है ना, सैटेलाइट को छोड़ने वाला नहीं है। अर्थ सैटेलाइट को अपनी ओर खींचेगा, अर्थ के पास ग्रेविटी है एंड दिस ग्रेविटी विल एक्ट एज द सेंट्रिपिटल फोर्स, अंदर की तरफ खींचने वाला फोर्स। कम ऑन, यस और नो? तो कैन आई से टैंजेंशियल वेलोसिटी एंड ग्रेविटी, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस आ जाएगा एंड अपना सैटेलाइट गोल गोल इस ऑर्बिट में घूमने लगेगा, इस तरह से सर्कल में घूमने लगेगा। तो हम क्या बोलेंगे, द सैटेलाइट देन स्टार्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। सिंपल भाषा में क्या हो रहा है, यहां पर टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड ग्रेविटी के बीच में एक बैलेंस आ जाता है एंड अपना सैटेलाइट गोल घूमने लगता है। तो हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है कि इस सैटेलाइट को कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी सो दैट वो स्टेबल ऑर्बिट में घूमने लगे। हमें इसकी क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी ढूंढनी है। समझ रही है बात? सैटेलाइट को कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी सो दैट वो एक स्टेबल ऑर्बिट में घूमे, क्रिटिकल वेलोसिटी, ये हमें फाइंड करना है। तो आइए क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। अब मान लो सैटेलाइट का जो मास है वो है स्मॉल m एंड अपने सैटेलाइट के पास वेलोसिटी कितनी है, vc, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो लिख देंगे वेलोसिटी इज vc, जिसका फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। अब अर्थ के सरफेस से लेके सैटेलाइट तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे स्मॉल h, हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ स्मॉल h, एंड अर्थ का रेडियस क्या रहेगा, कैपिटल R। लिख देंगे रेडियस ऑफ अर्थ इज कैपिटल R। अब अर्थ के सेंटर से लेकर सैटेलाइट तक का जो डिस्टेंस है, आई रिपीट, अर्थ के सेंटर से लेकर सैटेलाइट तक का जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे स्मॉल r। एंड ये स्मॉल r क्या रहेगा, रेडियस प्लस हाइट r प्लस h। कम ऑन, यस और नो? इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल रेडियस। अर्थ के सेंटर से लेके ऑर्बिट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज ऑर्बिटल रेडियस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। एकदम सिंपल। अब मुझे एक बात बताओ, अर्थ सैटेलाइट को अंदर की ओर खींच रहा है, मतलब अर्थ सैटेलाइट पे सेंट्रिपिटल फोर्स लगा रहा है। इस सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखना। अगर आपको नहीं पता, ये एक्चुअली ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में दिया है लेकिन इस साल रिड्यूस हो गया है, तो यहां पर आपको मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। सैटेलाइट का मास कितना है, m, स्मॉल m, इनटू
सैटेलाइट की वेलोसिटी क्या है, वीसी, क्रिटिकल वेलोसिटी, उसका स्क्वायर mvc स्क्वायर अपॉन ऑर्बिटल रेडियस कितना है, स्मॉल r, mv स्क्वायर अपॉन r, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मुझे एक बात बताओ, ये सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटी के वजह से आ रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटी के वजह से आ रहा है। कैन आई से सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी के वजह से आ रहा है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की जितनी वैल्यू होगी उतनी ही सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होगी। अब मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, GMM अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन आर स्क्वायर। R क्या है, सेंटर से लेके ऑर्बिट तक का डिस्टेंस, ऑर्बिटल रेडियस, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, GMM अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो सेम चीज है, mv स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू GMM अपॉन आर स्क्वायर, वही चीज मैंने वापस लिखी है यहां पर। अब यहां पर g की जो वैल्यू है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, ये वैल्यू हमें याद रखनी है, न्यूमेरिकल में दिया हो सकता है गिवन डेटा, या फिर नहीं भी हो सकता है, हमें पता होना चाहिए। एंड ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछ सकते हैं, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये याद रख लेना। मास ऑफ अर्थ भी हमें पता होना चाहिए, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी, एंड रेडियस ऑफ अर्थ भी हमें पता होना चाहिए, 6400 किलोमीटर्स होता है। ये तीन चीजें याद रखना, G, M एंड R, ठीक है। अब मुझे बताओ यहां पर स्मॉल r जो है ऑर्बिटल रेडियस, दैट इज कैपिटल R प्लस h, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट फ्रॉम द सरफेस, यस। तो ये r प्लस h को मैं सब्सटीट्यूट कर सकता हूं, mv स्क्वायर अपॉन स्मॉल r के जगह पे मैं r प्लस h ऐसे लिख दूं, चलेगा, इज इक्वल टू GMM वैसा ही है अपॉन r स्क्वायर के जगह पे लिखेंगे r प्लस h द होल स्क्वायर, ठीक है। स्मॉल m काट दो, कटिंग करनी है बस। एंड यहां पर डिनोमिनेटर में राइट साइड में कैपिटल R प्लस h द होल स्क्वायर है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, r प्लस h इंटू r प्लस h, r प्लस h भी कट हो गया, तो क्या बचा, VC स्क्वायर इज इक्वल टू GM अपॉन R प्लस h। तो बस क्या करना है, स्क्वायर हटाना है, तो VC की वैल्यू क्या मिल जाएगी, VC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ GM अपॉन R प्लस h। डब्बा बना दो उसके ऊपर क्यूट सा, एंड ये हो गया तुम्हारा क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला। डेरिवेशन बहुत ज्यादा सिंपल है, सिर्फ क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूला के साथ इक्वेट करना है, कटिंग करनी है, रीअरेंज करना है, एंड तुमको मिल जाएगा क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला। दिस इज क्रिटिकल वेलोसिटी। अब यहां पर इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ऑर्बिटल स्पीड। सैटेलाइट ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी जो ऑर्बिट में स्पीड है दैट इज ऑर्बिटल स्पीड, सिंपल। एक और बात, कैपिटल R प्लस h, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सैटेलाइट का अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो डिनोमिनेटर में है, ठीक है, डिनोमिनेटर में है मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन रहेगा। सिंपल भाषा में जितना सैटेलाइट दूर होगा, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना क्रिटिकल वेलोसिटी डिक्रीज होगा। आई रिपीट, जितना डिस्टेंस इंक्रीज होगा क्रिटिकल वेलोसिटी डिक्रीज होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं इसको। तो हम क्या बोलेंगे, एज द हाइट ऑफ द सैटेलाइट्स ऑर्बिट इंक्रीजेस द क्रिटिकल वेलोसिटी विल डिक्रीज। हमने पढ़ा है ना, लियो, मियो, हियो। लो अर्थ ऑर्बिट में एकदम नजदीक जो सैटेलाइट होते हैं वो तेज भागते हैं, उनकी क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा होती है, एंड जो दूर होते हैं सैटेलाइट, हियो में होते हैं, हाई अर्थ ऑर्बिट में, उनकी वेलोसिटी कम रहेगी। सिंपल है हिसाब। एंड एक आखिरी बात, क्या इस फॉर्मूला में कहीं पर भी तुमको स्मॉल m दिख रहा है, मास ऑफ सैटेलाइट दिख रहा है क्या, नहीं ना। सो दिस फॉर्मूला डज नॉट कंटेन स्मॉल m, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सैटेलाइट। सैटेलाइट हल्का हो या वजनदार हो उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, वेलोसिटी विल बी सेम। ये हो गया क्रिटिकल वेलोसिटी। सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजने के लिए जो स्पीड चाहिए दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी। लेकिन मान लो मुझे किसी सैटेलाइट को मून पे भेजना है, मार्स पे भेजना है, जुपिटर पे, सैटर्न पे, अर्थ के बाहर भेजना है, दूर भेजना है, तो उस रॉकेट को अर्थ की ग्रेविटी को एस्केप करना पड़ेगा।
तो तब जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी उसको हम एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी। ये एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, इसका कंसेप्ट, इसका फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन, ये सब कुछ हमने ग्रेविटेशन में चैप्टर नंबर 1 में डिटेल में देखा है। अगर इस रॉकेट को अर्थ से बहुत दूर जाना है, किसी दूसरे प्लैनेट पे जाना है, आउटर स्पेस में जाना है, तो इसको अर्थ के ग्रेविटी को एस्केप करना पड़ेगा। ठीक है, द स्पेसक्राफ्ट मस्ट एस्केप अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स टू ट्रैवल इनटू आउटर स्पेस। तो ऐसे टाइम पर इस रॉकेट की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब रॉकेट, उसकी इनिशियल वेलोसिटी मस्ट बी ग्रेटर देन द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। वी मतलब क्या? रॉकेट की वेलोसिटी हैज टू बी ग्रेटर देन द एस्केप वेलोसिटी। इसका क्या मतलब है आपको बताऊंगा, डोंट वरी। अब ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था ग्रेविटेशन में, अपने को क्या मिला था? √2gr। स्मॉल g मतलब क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसका फॉर्मूला भी मुझे पता है ना, gm/r²। अगर ये gm/r² को मैं सब्सटीट्यूट करूं तो मुझे क्या मिलेगा? √2 × gm/r² × r। न्यूमरेटर का एक r एंड डिनोमिनेटर का एक r कैंसिल हो जाएगा, इस तरह स्क्वायर हट जाएगा नीचे का, तो मुझे क्या मिलेगा? एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 gm/r। डब्बा बना दो उसके ऊपर एक क्यूट सा, तो ये मिल जाएगा अपने को एक और फॉर्मूला। ठीक है, पहला वाला फॉर्मूला हमने ग्रेविटेशन में डिराइव किया था, उसको भी हमने न्यूमेरिकल में यूज किया है, एंड ये दूसरा फॉर्मूला है, इसको भी हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। ठीक है, अब अर्थ की एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है? 11.18 या फिर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अपना जो रॉकेट है, अगर उस रॉकेट को आउटर स्पेस में जाना है तो उसकी वेलोसिटी इस वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। समझ रहे हो? वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट मस्ट बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। क्लियर? एक और कंसेप्ट आपको बता देता हूं, देखो ध्यान से सुनना। इस सैटेलाइट को एक चक्कर लगाने के लिए, एक रेवोल्यूशन करने के लिए कितना टाइम लगता है, यह भी न्यूमेरिकल में आता है, ऐसा भी ये लोग पूछते हैं। स्मॉल r क्या है? अर्थ के सेंटर से लेके ऑर्बिट तक का जो डिस्टेंस है, ऑर्बिटल रेडियस, दैट इज स्मॉल r। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, जब अपना सैटेलाइट एक चक्कर लगाएगा तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला है? सर्कल है ना, तो एक रिवॉल्यूशन विल बी इक्वल टू सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। सिंपल, एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? सर्कमफरेंस जितना। सर्कमफरेंस का फॉर्मूला भी मुझे पता है, बचपन में पढ़ा था मैंने, क्या होता है? 2 × π × r, 2πr। लेकिन जो स्मॉल r है, वो स्मॉल r क्या है? अर्थ का रेडियस r प्लस h। तो हम स्मॉल r के जगह पर कैपिटल R प्लस h ऐसे लिख देंगे। ठीक, अच्छा, अब सैटेलाइट के पास कुछ वेलोसिटी है ना, कितनी वेलोसिटी होती है? क्रिटिकल वेलोसिटी vc। एक और बात मैंने बचपन में पढ़ी थी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यह फॉर्मूला मुझे आता है। स्पीड कितनी है सैटेलाइट की? vc, क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू एक चक्कर में कितना डिस्टेंस काटने वाला है, सर्कमफरेंस, 2πr प्लस h अपॉन टाइम, कैपिटल T। ये हमें फाइंड करना है, कैपिटल T फाइंड करना है। रीअरेंज कर देंगे तो T लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में चला जाएगा, इज इक्वल टू 2πr प्लस h अपॉन क्रिटिकल वेलोसिटी vc। डब्बा बना दो इसके ऊपर, ये मिल गया तुमको टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला। एक चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लगेगा? 2πr प्लस h अपॉन vc। ठीक है, इसको भी हमें यूज करना है न्यूमेरिकल में। पहला सॉल्व्ड एग्जांपल देखो क्या बोलता है। सपोज द ऑर्बिट ऑफ अ सैटेलाइट इज एग्जैक्टली 35,780 किलोमीटर अबाउ द अर्थ्स सरफेस। अर्थ के सरफेस से लेकर सैटेलाइट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? हाइट कितनी है? 35,780 किलोमीटर। अब अर्थ का रेडियस कितना होता है? 6400 किलोमीटर। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, मैंने आपको बताया है। एंड मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg। ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, अब पूछा क्या है? डिटरमाइन द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी vc पूछ रहे हैं ये लोग। vc का फॉर्मूला हमने अभी 2 मिनट पहले डिराइव किया है, क्या होता है? √gm/r प्लस h। ठीक है, चलो देखते हैं।
सबसे पहले लिखेंगे गिवन डेटा। गिवन डेटा में क्या है, हाइट कितनी है 35,780 किलोमीटर। किलोमीटर में दिया है, इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा ये भी आपको मैं बताऊंगा, डोंट वरी। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 करना है। अगर इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा, 35780,000 मीटर। 3 0 ऐड हो गए ना, 1000 से मल्टीप्लाई किया, सिंपल। जी की वैल्यू हमें पता है, ये भी याद रखनी है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है, फिर मास ऑफ अर्थ दिया है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी। अभी ध्यान से सुनना मेरी बात, मास केजी में दिया है। दो सिस्टम्स होती हैं यूनिट्स की, सीजीएस सिस्टम एंड एमकेएस सिस्टम। ये सब आप 11th में डिटेल में पढ़ोगे फिजिक्स में। अभी यहां पर सिर्फ इतना याद रखो, एमकेएस मतलब क्या, मीटर किलोग्राम सेकंड। मीटर किलोग्राम सेकंड, मास किलोग्राम में दिया है तो मुझे डिस्टेंस मीटर में लेना पड़ेगा। आई रिपीट, मीटर किलोग्राम सेकंड, मास किलोग्राम में दिया है तो मुझे डिस्टेंस मीटर में लेना पड़ेगा। ये एक रूल है, अदरवाइज आंसर गलत आएगा। करके देख लो चाहिए तो, इसलिए हमने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। समझ में आ रही है बात। एमकेएस सिस्टम होती है। फिर रेडियस जो है वो भी हमें 6400 किलोमीटर दिया है, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 6400,000 मीटर, 1000 से मल्टीप्लाई किया। सो फार सो गुड। अब ढूंढना क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी ढूंढनी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वीसी इज इक्वल टू √GM अपॉन R प्लस H। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। चलो सॉल्यूशन निकालते हैं। VC इज इक्वल टू √G इंटू M। जी की वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू M की वैल्यू क्या है 6 इंटू 10 टू द पावर 24। ये हो गया G इंटू M अपॉन R प्लस H। लिख देंगे यहां पर हम 35780,000। ये क्या है, हाइट है ना 35,780 किलोमीटर प्लस 6,400 किलोमीटर। ये हो गया R प्लस H। सिंप्लीफाई करते हैं इसको थोड़ा, अंडर रूट। अब क्या करो, सबसे पहले 6.67 इंटू 6 कर दो। 6.67 इंटू 6 कर दो न्यूमरेटर में, तो आपको मिलेगा 40.02। सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। एंड ध्यान से सुनना, न्यूमरेटर में 10 टू द पावर -11 इंटू 10 टू द पावर 24 है। -11 एंड प्लस 24 है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडाइसेस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 10 टू द पावर -11 प्लस 24। -11 प्लस 24 मुझे क्या मिलेगा, 10 टू द पावर 13 हो जाएगा। ये अपना हो गया न्यूमरेटर, सिंप्लीफाई हो गया। अपॉन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दो तो क्या मिलेगा 42180000। ये हो गया पहला स्टेप। यहां तक आई होप कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब देखो, न्यूमरेटर वैसा ही लिखा है 40.02 इंटू 10 टू द पावर 13। न्यूमरेटर एज इट इज सेम लिखा है। अपॉन, अभी ध्यान से सुनना, यहां पर नीचे डिनोमिनेटर में 42180000 ये नंबर हमें मिला। मैं क्या करूंगा, 42 के बाद एक डेसिमल पॉइंट डालूंगा। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 180,000। डेसिमल के बाद 6 डिजिट आ रहे हैं, 6 डिजिट्स हैं। कम ऑन, यस और नो। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 42.18 इंटू 10 टू द पावर 6। यहां पर मैंने 42 के बाद डेसिमल डाला, डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स हैं, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 42.18 इंटू 10 टू द पावर 6। क्यों किया मैंने ऐसा, टू सिंप्लीफाई, टू मेक इट इजी। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो, डरने की कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल है कैलकुलेशन। अब यहां पर थोड़ा अप्रोक्सीमेशन यूज करना पड़ेगा। 40.02 को हम 40 लिख देंगे एंड 42.18 को हम 42 लिख देंगे। अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ले लेंगे। डोंट वरी, आंसर गलत नहीं आएगा, आंसर एकदम परफेक्ट आने वाला है तुम्हारा। ठीक है, एंड ऊपर देखो, डिनोमिनेटर में 10 टू द पावर 6 है, उसको न्यूमरेटर में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -6 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 10 टू द पावर 13 इंटू 10 टू द पावर -6। 13 - 6 कितना हो जाता है, 10 टू द पावर 7 हो जाता है। यहां तक का सिंप्लीफिकेशन समझ में आया। अब क्या करेंगे, 40/42 इसको आप डिवाइड करो, सिंपल वैल्यू आएगी आपको 0.95 इंटू 10 टू द पावर 7। ये वैल्यू मिली।
10 टू द पावर 7 का रूट मुझे डायरेक्टली नहीं मिलेगा, लेकिन 10 टू द पावर 6 का रूट मुझे मिल सकता है। तो मैं क्या करूंगा, 0.95 का जो पॉइंट है, डेसिमल है, उसको मैं राइट में शिफ्ट करूंगा, एक डिजिट राइट में शिफ्ट करूंगा। 0.95 को हम 9.5 लिखेंगे, तो 9.5 इंटू 10 टू द पावर 6 लिख सकते हैं। ठीक है, 10 टू द पावर 7 का क्या हो गया, 10 टू द पावर 6 हो गया, एंड डेसिमल को हमने शिफ्ट किया आगे, 9.5 इंटू 10 टू द पावर 6। अब देखो 9.5 का रूट आपको डिवीजन मेथड से मिल जाएगा, बहुत ही सिंपल है। डिवीजन मेथड हमने बचपन में 8th 7th में पढ़ी हुई है। ठीक है, मैंने करके देखा तो आपको आंसर आएगा 3.08, 9.5 का रूट इनटू 10 टू द पावर 6 का क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, एंड ये मिलेगी वैल्यू 3.08 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड। 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको हम 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। डब्बा बना दो उसके ऊपर, मिल गया ना आंसर यार, कम ऑन। द टेंजेंशियल वेलोसिटी विल बी 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड एट कितना हाइट, 35,780 किलोमीटर हाइट पे ये रहेगी तुम्हारी टेंजेंशियल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड। आई होप सिंप्लीफिकेशन समझ में आया है तुमको, बिकॉज जिस तरह टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है काफी कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, उसको इजीली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। इस तरह से कैलकुलेट करोगे तो इजीली आंसर आ जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। सेकंड सॉल्व्ड एग्जांपल देखो क्या बोल रहा है। इन द प्रीवियस एग्जांपल, इसके पहले जो न्यूमेरिकल हमने देखा, वहां पर हाउ मच टाइम द सैटेलाइट विल टेक टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। सैटेलाइट को एक रिवॉल्यूशन करने के लिए कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करना है। उसका फॉर्मूला हमने अभी अभी डिराइव किया, 2 पाई r प्लस एच अपॉन वीसी। वीसी क्या होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी। सिंपल ना, तो यूज करते हैं फॉर्मूला को। आ जाइए, गिवन डेटा वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की है फर्स्ट न्यूमेरिकल में, कितनी मिली है, 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड। हाइट क्या है सैटेलाइट का, 35780 किलोमीटर। अब यहां पर इसको हम किलोमीटर में ही रखेंगे, मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी भी किलोमीटर में है, तो हाइट भी किलोमीटर में ही रखना है। पहले वाले न्यूमेरिकल में क्या हो रहा था, मास केजी में था, इसलिए मुझे डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ा था। यहां पर सब कुछ किलोमीटर में है, तो हम किलोमीटर में ही रखेंगे। रेडियस कितना है, 6400 किलोमीटर, इसको भी ऐसे ही रखेंगे। क्या ढूंढना है, टाइम निकालना है, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन। उसका फॉर्मूला क्या मिला है हमें, 2 पाई r प्लस एच अपॉन वी। आइए लगाते हैं सॉल्यूशन। चलो, 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है, 3.14 अपॉन वी, क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी है, 3.08 इंटू आर प्लस एच, 6400 प्लस 35780। अब इसको करते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई। देखो 2 इंटू 3.14 को मैं अप्रोक्सीमेटली 3.1 लिख सकता हूं। थोड़ा राउंड अप करेंगे हम यहां पे, डोंट वरी, आंसर गलत नहीं आएगा, आंसर बराबर आएगा। 3.14 को लिखा 3.1 अपॉन 3.08 को भी मैं 3.1 लिख दूंगा। अब इजी हो गया। 6400 प्लस 35780 ऐड कर दो दोनों को, 42180 मिलेगा। अब क्या करूंगा, काटूंगा, 3.1 कट गया। अब देखो 2 इंटू, ऊपर आपको 42180 दिख रहा है, वहां पर मैं 42 के बाद डेसिमल पॉइंट डालूंगा। ध्यान से सुनना, 42 के बाद डेसिमल डाला, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 180, 3 डिजिट्स। क्यों कर रहा हूं मैं ये, टू सिंप्लीफाई, समझेगा आपको, डोंट वरी। 2 इंटू 42.18 लिखा, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो 42.180 इंटू 10 टू द पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं हम। आई होप दिस इज सिंपल। अब 42.18 को मैं अप्रोक्सीमेटली 43 लिख सकता हूं, और ज्यादा सिंप्लीफाई हो गया, मजा आ गया। अभी 2 इंटू 43 करो, कितना आएगा, 86 इंटू 10 टू द पावर 3, तो क्या मिला, 86,000 सेकेंड्स। 86,000 सेकेंड्स लगेंगे सैटेलाइट को एक चक्कर लगाने के लिए। लेकिन सर ये तो सेकेंड्स में आया, कितना घंटा लगेगा वो बताओ। सेकेंड्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है। आ जाइए, 86,000 को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसको 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा।
3600 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके मुझे आवर्स में आंसर आएगा। चलो 0 0 काट देंगे। अब आपको सिर्फ एक कैलकुलेशन करना है, 860/36। पूरे न्यूमेरिकल में बाकी सब हमने सिंप्लीफाई कर दिया, सिर्फ यहां पर एक डिवीजन आपको करना पड़ेगा। आपको आंसर आएगा 23.88888 रिकरिंग चलेगा, जिसको हम 23.89 आवर्स लिख सकते हैं, विच इज अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स। ज्यादा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, सब कुछ हमने सिंप्लीफाई कर दिया। सिर्फ आपको 860/36 ये कैलकुलेशन करना है। आई होप दिस इज सिंपल गाइस। कम ऑन, लिख देंगे आंसर। द सैटेलाइट विल टेक 24 घंटा टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। ये मिल गया हमें टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन। आगे चलते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल, ये तुम्हारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है। हाउ मच टाइम अ सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट एट हाइट 35780 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस वुड टेक। सरफेस से सैटेलाइट का डिस्टेंस कितना है? 35780 किलोमीटर। इस सैटेलाइट को एक रिवॉल्यूशन, एक चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लगेगा? इफ द मास ऑफ द अर्थ इज 4 टाइम्स इट्स ओरिजिनल मास, मतलब ये जो अर्थ है ना, इसका मास चौगुना हो गया है, 4 टाइम्स हो गया है। mn न्यू मास, mn मतलब क्या? न्यू मास इज इक्वल टू 4 टाइम्स ओरिजिनल मास। mn इज इक्वल टू 4m। ठीक है, मास चेंज होगा तो टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन भी चेंज होगा। करेंगे कैलकुलेट। रेडियस ऑफ अर्थ सेम है 6400 किलोमीटर, इसमें कोई चेंज नहीं है। एंड क्रिटिकल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की है फर्स्ट न्यूमेरिकल में 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। यहां तक बात बराबर है, ठीक है। चलो गिवन डेटा में सबसे पहले लिखो हाइट 35780 किलोमीटर, फिर न्यू मास mn कितना है? 4 टाइम्स ओरिजिनल मास 4m। वेलोसिटी हमने फाइंड की है 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड है। एंड रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर। सब कुछ किलोमीटर में है तो कुछ भी कन्वर्ट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे ढूंढना क्या है? मुझे न्यू टाइम, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन चेंज हो जाएगा ना, तो मुझे tn फाइंड करना है, न्यू टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है? टाइम का फॉर्मूला होता है 2πr+h/v। r एंड h तो सेम है ना, रेडियस भी सेम है और हाइट भी सेम है, तो टाइम किस पे डिपेंड करेगा? वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। यहां तक अग्री कर रहे हो मेरे साथ? टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन विल डिपेंड ऑन वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? √gm/r+h। फॉर्मूला में आपको m दिख रहा है, g/r/h ये सब तो सेम है ना। m चेंज हुआ, अर्थ का जो मास है वो 4 टाइम्स हो गया। अगर मास चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। कम ऑन, यस और नो? एज द मास चेंजेस वेलोसिटी विल ऑल्सो चेंज। तो सबसे पहले अपने को न्यू वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी, अपने को vn फाइंड करना पड़ेगा, फिर tn मिलेगा। ठीक है, यहां तक vn का फॉर्मूला क्या रहेगा? √gmn, mn मतलब क्या? न्यू मास, अपॉन r+h। चलो vn इज इक्वल टू g तो वैसा ही रहेगा, g में कोई चेंज नहीं है। mn क्या है? 4 टाइम्स ओरिजिनल मास, तो हम क्या लिखेंगे? g इंटू 4m अपॉन r+h। ठीक है, थोड़ा रीअरेंज करते हैं। vn इज इक्वल टू √4 इंटू gm अपॉन r+h। 4 का रूट मुझे पता है 2 होता है, तो vn इज इक्वल टू 2 इंटू √gm अपॉन r+h। यहां तक समझा? अब ये √gm अपॉन r+h इज नथिंग बट वेलोसिटी, ओरिजिनल वेलोसिटी। तो मैं vn इज इक्वल टू 2 टाइम्स v लिख सकता हूं। वेलोसिटी डबल हो गई है, न्यू वेलोसिटी इज डबल ओरिजिनल वेलोसिटी 2v। यहां तक समझा? ये हो गया स्टेप नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। फिर tn क्या है? 2πr+h अपॉन vn। vn मतलब क्या? न्यू वेलोसिटी। न्यू वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की है तो सब्स्टिट्यूट करते हैं। tn इज इक्वल टू 2πr+h अपॉन व्हाट इज vn? 2v लिख देंगे यहां पे। 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा भाई? देखो, पाई की वैल्यू है 3.14 अपॉन v, ओरिजिनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी? 3.08। r+h लिख देंगे वहां पे, 35780 प्लस 6400। अब सिंप्लीफिकेशन आपको आता है ना, अप्रोक्सीमेशन। 3.14 को हम 3.1 लिख देंगे, मजा आ जाएगा। 3.08 को भी हम 3.1 लिख देंगे।
एंड 35780 प्लस 6400 ऐड कर दो तो आपको आएगा 42180। काट दो भाई, चलो 3.1 काट दिया तो टाइम क्या मिला 42,180 सेकेंड। नया टाइम क्या है, सैटेलाइट को एक रिवॉल्यूशन लगाने के लिए 42,180 सेकेंड लगेंगे। लेकिन सर सेकेंड वेकेंड मेरे को समझता नहीं है, घंटा बताओ कितना घंटा लगेगा एक चक्कर लगाने के लिए। तो क्या करेंगे, Tn इज इक्वल टू 42,180 अपॉन आवर्स में कन्वर्ट करना है, 3600 से डिवाइड करना है, 0 0 काटो। पूरे न्यूमेरिकल में यही कैलकुलेशन आपको करना है, बाकी कहीं पे कुछ कैलकुलेशन नहीं है। 4218 अपॉन 360 डिवाइड करो, यू विल गेट 11.71 विच इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 12 घंटा। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन विल बी 12 घंटा, अप्रोक्सीमेटली 12 घंटा। समझा, वेलोसिटी डबल हो गया तो टाइम आधा हो गया। सिंपल हिसाब है ना। आगे चलते हैं, फोर्थ न्यूमेरिकल, ये भी आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, इफ द हाइट ऑफ अ सैटेलाइट कंप्लीटिंग वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ इन t सेकेंड्स इज h1 मीटर। मतलब एक सैटेलाइट है, इसको एक चक्कर लगाने के लिए t सेकेंड्स लगते हैं। टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन क्या है, t सेकेंड्स, एंड इसका हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस इज h1 मीटर्स। सिंपल। What will be the height of a satellite taking 2√2t seconds for one revolution? मेरे पास एक और सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट को एक चक्कर लगाने के लिए 2√2t सेकेंड्स लगते हैं, तो इसका हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस h2 कितना रहेगा। हमें हाइट ऑफ द सेकेंड सैटेलाइट फाइंड करना है, h2 फाइंड करना है। वेरी सिंपल। नाउ दिस इज अ स्पेशल न्यूमेरिकल, तो यहां पर एक स्पेशल फॉर्मूला लगेगा। ग्रेविटेशन में हमने केपलर्स लॉ पढ़े हैं, उसमें जो थर्ड लॉ था t² अपॉन r³ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, केपलर्स थर्ड लॉ, इसको हम यूज करेंगे यहां पर। ठीक है, देखो काफी सिंपल सा एंड काफी इंटरेस्टिंग सा न्यूमेरिकल है, जरा भी डिफिकल्ट नहीं है। अर्थ का रेडियस कितना रहेगा, कैपिटल R। तो यहां पर फॉर्मूला में मुझे बताओ t² अपॉन स्मॉल r³। स्मॉल r क्या होता है, रेडियस प्लस हाइट, तो यहां पर हम r प्लस h द होल क्यूब ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको यूज करके मैं दो इक्वेशंस बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, टू इक्वेशंस। केस नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन इज t सेकेंड्स, तो हम t² लिख सकते हैं, अपॉन रेडियस विल बी r एंड हाइट विल बी h1, तो r प्लस h1 द होल क्यूब हो जाएगा, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दिस इज फॉर h1, इक्वेशन नंबर 1। काफी सिंपल है, r प्लस h1 द होल क्यूब। सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, देखो 2√2t सेकेंड्स है टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन, तो 2√2t द होल स्क्वायर अपॉन r प्लस h2, हाइट क्या रहेगा h2, r प्लस h2 द होल क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दिस इज फॉर h2, इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों इक्वेशन समझ में आ गए तो आगे का न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं है, चाय कम पानी है। देखो गिवन डेटा, सबसे पहले क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ फर्स्ट सैटेलाइट इज h1, टाइम ऑफ फर्स्ट सैटेलाइट इज कैपिटल T, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन कैपिटल T सेकेंड्स, टाइम ऑफ सेकेंड सैटेलाइट 2√2t दिया हुआ है। हमें ढूंढना क्या है, हाइट ऑफ द सेकेंड सैटेलाइट h2 फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या रहेगा अपना, t² अपॉन r³ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, केपलर्स थर्ड लॉ। अब सॉल्यूशन में देखो, केस 1, टाइम इज कैपिटल T एंड स्मॉल r इज r प्लस h1, तो हमने ये इक्वेशन निकाला, t² अपॉन r प्लस h1 द होल क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। वेरी सिंपल। केस 2 में मैंने क्या बोला, टाइम इज 2√2t एंड स्मॉल r इज r प्लस h2, तो हमने क्या इक्वेशन निकाला था, 2√2t द होल स्क्वायर अपॉन r प्लस h2 द होल क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये था इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। न्यूमरेटर में देखो 2√2t द होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना है, 4 है, √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2, 4 इंटू 2 8, तो न्यूमरेटर में हम 8t² ऐसे लिख सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में दोनों में कांस्टेंट आ रहा है, तो मैं इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट कर सकता हूं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, t² अपॉन r प्लस h1 द होल क्यूब इज इक्वल टू 8t² अपॉन r प्लस h2 द होल क्यूब।
कुछ कटिंग हो रही है क्या, टी स्क्वायर काट देंगे एंड क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, r प्लस एच टू द होल क्यूब इज इक्वल टू 8r प्लस h1 द होल क्यूब। अब बहुत ज्यादा क्यूब दिख रहा है तो मैं क्या करूंगा, आई विल टेक क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड में क्यूब रूट लिया एंड राइट हैंड साइड में। 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 2 होता है, तो अपना इक्वेशन क्या आ जाएगा, r प्लस एच टू इज इक्वल टू 2 इंटू आर प्लस एच वन। ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, r प्लस एच टू इज इक्वल टू 2r प्लस 2h1। अब क्या करूं, मुझे क्या फाइंड करना है, h2, तो h2 को एक साइड में रखेंगे एंड r को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो 2r प्लस 2h1 माइनस r, 2r माइनस r, सिंप्लीफाई करो क्या आया, h2 इज इक्वल टू r प्लस 2h1। ठीक है, मैंने डब्बा नहीं बनाया, तुम डब्बा बना देना इसके ऊपर। हाइट ऑफ द सेकंड सैटेलाइट विल बी r प्लस 2h1। बहुत ज्यादा सिंपल इक्वेशन है, कुछ भी नहीं है इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है एंड सॉल्व करना है, जस्ट लाइक बेसिक मैथ्स। आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं। फिफ्थ न्यूमेरिकल, आज का लास्ट न्यूमेरिकल तुम्हारे एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, इफ मास ऑफ अ प्लैनेट इज 8 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास अगर me है, मास ऑफ अर्थ, तो प्लैनेट का मास mp विल बी 8 टाइम्स me, 8 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, एंड रेडियस इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ का रेडियस re है, तो प्लैनेट का रेडियस rp विल बी 2 टाइम्स re, ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ। तो क्या पूछा है, व्हाट विल बी द एस्केप वेलोसिटी फॉर द प्लैनेट। प्लैनेट का एस्केप वेलोसिटी कितना रहेगा, अर्थ का कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये हमने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में कैलकुलेट भी किया है, न्यूमेरिकल है वहां पर। ठीक है, अर्थ के एस्केप वेलोसिटी का। तो ये लोग ने प्लैनेट का एस्केप वेलोसिटी पूछा है, वी एस्केप पी। सिंपल है, यहां तक बात समझ में आ रही है। चलो गिवन डेटा लिख दो, मास ऑफ प्लैनेट mp इज 8 टाइम्स me एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट rp इज इक्वल टू 2 टाइम्स re। ढूंढना क्या है हमें, v एस्केप p, एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने डिराइव क्या किया था अभी, 2gm अपॉन r अंडर रूट 2gm अपॉन r। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम अर्थ के लिए एक इक्वेशन लिखते हैं। एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ क्या रहेगा, अंडर रूट 2gme, me क्या है, मास ऑफ अर्थ, अपॉन re, रेडियस ऑफ अर्थ। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 1। एंड प्लैनेट के लिए भी इक्वेशन बनाते हैं, एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट विल बी अंडर रूट 2gmp, मास ऑफ प्लैनेट, अपॉन rp, रेडियस ऑफ प्लैनेट। दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को हम आगे लेके जाते हैं। चलो 2g वैसा ही रहेगा, mp की वैल्यू क्या है, वहां पे देखो गिवन में देखो mp की वैल्यू क्या है, 8 टाइम्स me, तो वो हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 8me इस तरह से, अपॉन rp, रेडियस ऑफ प्लैनेट की वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स re, तो उसको भी हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2 टाइम्स re। अभी कुछ कैंसिल मत करो, सुनो पहले, यहां पर ध्यान से देखना, 2gmere, ये टर्म्स दिख रहे हैं, इनको हम जरा कोपचे में लेते हैं, साइड में लेते हैं। चलो, तो अंडर रूट 8/2 इंटू 2gme अपॉन re, उसको हमने साइड में ले लिया। 8/2 क्या हो जाएगा, 4, तो अंडर रूट 4 इंटू 2gme अपॉन re। सिंपल, 4 का रूट क्या मिलेगा अपने को, 2 इंटू अंडर रूट 2gme अपॉन re। अब मुझे बताओ, इक्वेशन 1 में देखो 2gme अपॉन re, उसका वैल्यू दिया है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, तो वो वैल्यू हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2 इंटू 11.2, तो आंसर क्या मिलेगा, 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। डब्बा बना दिया उसके ऊपर ऑलरेडी, एंड आ गया आंसर। चलो, द एस्केप वेलोसिटी फॉर दिस बड़ा वाला प्लैनेट विल बी 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। एक फेवरेट पटाखा हुआ करता था, रॉकेट। थम्स अप का कांच का छोटा छोटा बॉटल्स आता था, उसमें लगाते थे और उड़ाते थे। अब ये जो छोटा सा रॉकेट है ना, ये जो प्रिंसिपल पे काम करता है, उसी प्रिंसिपल पे ये बड़ा वाला रॉकेट जो स्पेस में जाने वाला है, ये भी उसी प्रिंसिपल पे काम करता है, एंड दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। डोंट वरी, डिटेल में एकदम विस्तार में बात करेंगे इसके बारे में। बात करते हैं लॉन्च व्हीकल की।
ये जो रॉकेट दिख रहा है ना, इसका नाम है PSLV, पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इंडिया ने खुद डेवलप करा हुआ है, इसके बारे में डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। यहां ऊपर ये रहा हमारा छोटा सा सैटेलाइट। अब जो सैटेलाइट होता है ना, सैटेलाइट को रॉकेट के टॉप पार्ट में रखा जाता है, उसको हम बोलते हैं पेलोड। ध्यान से सुनना मेरी बात, सैटेलाइट को पेलोड बोलते हैं एंड उसको रॉकेट के टॉप पार्ट में रखा जाता है। एंड जो नीचे का पार्ट रहता है वहां पर क्या होगा, फ्यूल होगा, बहुत सारा फ्यूल एंड इंजन होंगे। अब जो फ्यूल होता है ना, वो भी दो तरह का होता है। फ्यूल कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक होता है सॉलिड फ्यूल एंड एक होता है लिक्विड फ्यूल। अब मोस्ट ऑफ द रॉकेट्स जो हैं, मैक्सिमम रॉकेट्स, उनके अंदर सॉलिड एंड लिक्विड इन दोनों को कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है। एंड ऐसे भी कुछ रॉकेट्स हैं जिनके अंदर सिर्फ प्योरली लिक्विड फ्यूल भरा हुआ होता है। अब आप पूछोगे सर ये लिक्विड फ्यूल में लिक्विड क्या होता है? सुनो, लिक्विड हाइड्रोजन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन, इसको यूज किया जा सकता है, या फिर केरोसिन एंड लिक्विड ऑक्सीजन, इसको यूज किया जा सकता है। ठीक, अच्छा, तो अब 3, 2, 1 एंड इग्निशन, इस तरह से हमारा फ्यूल बर्न होने लगेगा, इग्निशन होगा एंड अपना रॉकेट लॉन्च हो जाएगा। अब यहां पर ये इग्निशन काफी क्यूट लग रहा है ना, एकदम प्यारा सा लग रहा है। इतना प्यारा नहीं होता, जानलेवा हो सकता है। असली इग्निशन देखना है, असली रॉकेट लॉन्च कैसा दिखता है देखना है। देखो, आया मजा आया? अभी देखो रॉकेट कैसे उड़ता है, ये आपको मैं स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताता हूं। सबसे पहला स्टेप, इंजन के अंदर फ्यूल को जलाया जाएगा, फ्यूल को बर्न करेंगे, फ्यूल विल बी कन्वर्टेड इनटू अ गैस, फ्यूल का बनेगा गैस, एंड दिस गैस विल बी एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, एकदम गर्मा गर्म गैस प्रोड्यूस होगी। एंड बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर गैस क्या होगी, एक्सपांड हो जाएगी। ठीक है, ये सब कहां पे हो रहा है, इंजन के अंदर हो रहा है। सुनो, द गैस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कंबशन ऑफ द फ्यूल एक्सपांड्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर, गैस क्या हो गई, एक्सपांड हो गई। अब गैस को बाहर आना है, रॉकेट के बाहर आना है, लेकिन बाहर आने का जो रास्ता होता है वो बहुत छोटा होता है। तो ये जो गैस है, गर्मा गर्म गैस, ये एकदम फोर्स में बाहर आने वाली है। ठीक है, तो देखो, द गैस विल बी एक्सपेल्ड फोर्सफुली, एक्सपेल्ड मतलब क्या, बाहर फेंकी जाएगी। द गैस विल बी एक्सपेल्ड फोर्सफुली थ्रू द नोजल्स एट द रेयर साइड ऑफ द लॉन्च व्हीकल। नोजल मतलब क्या, देखो वहां पर ऐसा कोन दिख रहा है, कोन्स, उसमें से गैस फोर्सफुली बाहर आने वाली है। एंड दिस विल क्रिएट अ थ्रस्ट ऑन द व्हीकल। थ्रस्ट मतलब क्या, पुश, अपना जो रॉकेट है उसको एक पुश मिलेगा, एंड दिस थ्रस्ट विल ड्राइव द व्हीकल हाई इनटू स्पेस। सिंपल भाषा में बताता हूं, देखो भाई, यहां पर देखो, इंजन जो है, इंजन क्या कर रहा है, गैस को नीचे पुश कर रहा है। इंजन गैस को नीचे पुश कर रहा है, गैस रॉकेट को ऊपर पुश कर रही है। एग्जॉस्ट गैस विल पुश द रॉकेट अप। इंजन गैस को नीचे पुश कर रहा है, गैस रॉकेट को ऊपर पुश कर रही है। दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। समझ में आई बात? कम ऑन, यस और नो? इंजन गैस को नीचे पुश करेगा, गैस रॉकेट को ऊपर पुश करेगी। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। इस तरह से होगा हमारा रॉकेट लॉन्च। अच्छा, तो यहां पर क्या बोला है, देखो, स्ट्रक्चर ऑफ द लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल का स्ट्रक्चर, उसकी साइज एंड उसके अंदर कितना फ्यूल भरा हुआ होगा, ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 1, वेट ऑफ द सैटेलाइट, सैटेलाइट का वजन। जितना वजन ज्यादा है उतना ज्यादा फ्यूल भरना पड़ेगा, उतना बड़ा रॉकेट यूज करना पड़ेगा। एंड नंबर 2, टाइप ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिट, मतलब सैटेलाइट को अर्थ से कितना दूर लेकर जाना है, लो अर्थ ऑर्बिट में रखना है या फिर मीडियम अर्थ ऑर्बिट में रखना है या फिर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जो होती है, हाई अर्थ ऑर्बिट, वहां पर रखना है। ठीक है, तो इन दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्च व्हीकल। ठीक, अब इंडिया में है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने 2 टाइप के लॉन्च व्हीकल डेवलप किए हैं, PSLV एंड GSLV। इन दोनों का फुल फॉर्म हमने लेक्चर 1 में पढ़ा है।
क्या आपको याद है? PSLV इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड GSLV इज जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इनको ध्यान से देखो, गौर से देखो, क्या कुछ फर्क दिख रहा है? अपना PSLV थोड़ा पतला है, थोड़ा छोटा है, GSLV मोटा है, चौड़ा है, बड़ा है। यस और नो? तो ये जो PSLV होता है ना, इट इज सुटेबल टू लॉन्च सैटेलाइट इनटू लो अर्थ ऑर्बिट। 180 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर का ये जो रेंज होता है, अगर मुझे सैटेलाइट को वहां छोड़ना है तो मैं किसको यूज करूंगा? PSLV को यूज करूंगा। ठीक है, छोटा लॉन्च व्हीकल है अपना। एंड अगर मुझे सैटेलाइट को जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में छोड़ना है 35,780 किलोमीटर दूर, तो मैं इस मॉन्स्टर रॉकेट का GSLV का इस्तेमाल करूंगा। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। देखो, द फ्यूल फॉर्म्स अ मेजर पोर्शन ऑफ द टोटल वेट ऑफ द लॉन्च व्हीकल। हमारा जो रॉकेट होता है ना, उसका मैक्सिमम वेट फ्यूल होता है। एग्जाम्पल, PSLV का वेट होता है 320 टन्स एट द टाइम ऑफ लॉन्च के वक्त 320 टन, उसमें से 90% फ्यूल होता है। 90% वेट फ्यूल का होता है। एंड GSLV का वेट होता है 640 टन्स एट द टाइम ऑफ लॉन्च, उसमें से भी 90% वेट किसका होता है? फ्यूल का होता है। तो हमारे जो रॉकेट हैं उनको बहुत सारा फ्यूल लेकर उड़ना है। अरे यस और नो? द व्हीकल हैज टू कैरी अ लार्ज वेट ऑफ फ्यूल विथ इट। तो ये जो फ्यूल का प्रॉब्लम है ना, इतना सारा फ्यूल लेकर उड़ना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम मल्टी स्टेज रॉकेट बनाते हैं। ये जो PSLV है, GSLV है, दीज आर मल्टी स्टेज रॉकेट्स। इनके अंदर फ्यूल स्टेजेस में भरा हुआ होता है। इनके अंदर फ्यूल स्टेजेस में भरा हुआ होता है। इसका क्या मतलब है सर? स्टेज मतलब क्या? सुनो, ऐसे इसको खोल देते हैं थोड़ा। नीचे आपको 4 छोटे छोटे रॉकेट दिख रहे हैं, इनको बोला जाता है बूस्टर्स। इनके अंदर सॉलिड फ्यूल भरा हुआ होता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज SRB, सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स। ठीक है, सॉलिड फ्यूल वाले। फिर बीच में होता है फर्स्ट स्टेज, रॉकेट का फर्स्ट स्टेज, उसके अंदर भी सॉलिड फ्यूल भरा हुआ है। उसके ऊपर आता है सेकंड स्टेज, इसके अंदर होता है लिक्विड फ्यूल। फिर ऊपर आता है थर्ड स्टेज, उसमें होता है सॉलिड फ्यूल। उसके ऊपर आता है फोर्थ स्टेज, जिसमें होता है वापस लिक्विड फ्यूल। एंड सबसे ऊपर होता है सैटेलाइट, मतलब हमारा पेलोड। ठीक है, तो ये जो फ्यूल होता है ना, वो इस तरह स्टेजेस में भरा हुआ होता है। इसका क्या फायदा सर? बताता हूं, फायदा भी बताता हूं। अच्छा, अभी सॉलिड एंड लिक्विड, इनमें भी कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होंगे। सबसे पहली बात, सॉलिड फ्यूल चीप होता है, सस्ता आता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक बार जला दिया, एक बार चिंगारी लगाया ना, फिर वो रुकने वाला नहीं है। उसका जो बर्निंग होता है, कंबशन, एक बार चालू हो गया फिर वो स्टॉप होएगा नहीं। उसको तुम बंद नहीं कर सकते, उसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। द इग्निशन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। एक बार जल गया, जल गया। अगर किधर कुछ सिस्टम में गड़बड़ है, स्ट्रक्चर में गड़बड़ है, तो धमाका होएगा, बूम बूम होएगा। ठीक है, लिक्विड फ्यूल महंगा आता है, एक्सपेंसिव है, लेकिन उसका जो कंबशन है उसको आप रोक सकते हो, उसको स्लो कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, द इग्निशन कैन बी कंट्रोल्ड। फर्क समझ में आ गया सॉलिड फ्यूल एंड लिक्विड फ्यूल का। अच्छा, अब सबसे पहले इस PSLV का लॉन्च देखते हैं। तो जैसे ही रॉकेट लॉन्च होता है, सबसे पहले उसके जो बूस्टर्स होते हैं उनके अंदर का फ्यूल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? बूस्टर सेपरेशन। जैसे ही बूस्टर के अंदर का फ्यूल खत्म होएगा, उसको रिलीज कर देंगे। रॉकेट का वेट कम हो जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी और बढ़ेगी और फटाफट फटाफट ऊपर चढ़ने लगेगा। सिंपल। फिर आता है हमारा फर्स्ट स्टेज। जैसे ही फर्स्ट स्टेज के अंदर का सॉलिड फ्यूल खत्म हो जाएगा, उसको भी हम रिलीज कर देंगे। तो यहां होता है फर्स्ट स्टेज सेपरेशन कंप्लीट, सेकंड स्टेज इग्निशन। सेम बात, वेट कम हो गया तो स्पीड और बढ़ी, फटाफट ऊपर गया। सेकंड स्टेज का फ्यूल खत्म, उसको कर दिया सेपरेट। सेकंड स्टेज सेपरेशन कंप्लीट, थर्ड स्टेज इग्निशन।
वेट और कम हो गया, स्पीड और मिली और ऊपर गया। फिर थर्ड स्टेज का फ्यूल खत्म, थर्ड स्टेज रिलीज, थर्ड स्टेज सेपरेशन कंप्लीट एंड फिर होगा फोर्थ स्टेज इग्निशन। समझा? स्टेजेस में भरा हुआ था फ्यूल, तो एक टंकी खत्म हुई, टंकी को छोड़ दो, दूसरी टंकी खत्म हुई, टंकी को छोड़ दो। धीरे धीरे अपने रॉकेट का वेट कम होते जाएगा, उसकी स्पीड बढ़ते जाएगी। सिंपल हिसाब समझ में आ गया। एंड आफ्टर रीचिंग अ पर्टिकुलर हाइट, इसके अंदर जो सैटेलाइट होगा ना, पेलोड होगा, उसको रिलीज कर दिया जाएगा ऑर्बिट में। सिंपल। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? देखो, द लॉन्च व्हीकल्स आर वेरी वेरी कॉस्टली, बहुत महंगा आता है, बिकॉज दे कैन बी यूज्ड ओनली वंस। इसके नीचे का जो पार्ट्स था, बूस्टर था, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ये सब धीरे धीरे अर्थ पे गिरेगा, डैमेज हो जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा। उनको वापस यूज नहीं कर सकते ना, तो हर बार मुझे नया रॉकेट बनाना पड़ेगा, खर्चा बहुत होएगा। दैट इज वाई दीज लॉन्च व्हीकल्स आर वेरी कॉस्टली। वन टाइम यूज रॉकेट्स होते हैं ये, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूएसए ने स्पेस शटल को डेवलप किया था। अब यहां पर ध्यान से देखना, साइड में दो व्हाइट कलर का रॉकेट दिख रहा है, दो, ये क्या है? सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स हैं। बीच में ऑरेंज कलर का टैंक दिख रहा है, वो मेन फ्यूल टैंक है जिसके अंदर लिक्विड फ्यूल होगा। एंड उसके ऊपर ऐसा एक मक्खी के जैसा प्लेन है, वो क्या है? स्पेस शटल है। सैटेलाइट को स्पेस शटल के अंदर रखा जाता है। अब सबसे पहले सॉलिड रॉकेट बूस्टर खत्म हो जाएंगे तो उनको सेपरेट कर देंगे। फिर मेन फ्यूल टैंक खत्म हो जाएगी, उसको भी सेपरेट कर देंगे। फिर स्पेस शटल, उसके भी अंदर फ्यूल होता है, तो वो फ्यूल को जला के धीरे धीरे ऑर्बिट तक पहुंचेगा, सैटेलाइट को लॉन्च कर देगा, रिलीज कर देगा, एंड स्पेस शटल अर्थ पे वापस आ जाएगा। समझ रहे हो? उस स्पेस शटल को हम वापस यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये भी बहुत पुरानी है, आउटडेटेड है। लास्ट टाइम 2011 में यूज किया था स्पेस शटल को, उसके बाद इसको यूज नहीं किया, रिटायर कर दिया है। अब आज के टाइम पे नया टेक्नोलॉजी आया है, फुल्ली रीयूजेबल रॉकेट्स डेवलप्ड बाय स्पेस एक्स, इलॉन मस्क का कंपनी। ये देख रहे हो, रॉकेट बूस्टर्स होते हैं ना साइड के, सेपरेट होने के बाद वो लोग अर्थ पे आके लैंड करेंगे, इनको वापस यूज किया जा सकता है, डैमेज नहीं होंगे। ये देख रहे हो, ये क्या है? फर्स्ट स्टेज है। ये भी सेपरेट होने के बाद वापस आके लैंड करेगा सेफली, इसको भी वापस यूज किया जा सकता है। तो अगर फुल्ली रीयूजेबल रॉकेट्स बन जाते हैं तो कैन आई से रॉकेट बनाने का जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, स्पेस ट्रैवल सस्ता हो जाएगा। अरे हाँ या ना? यहां तक बात समझ में आई? चलो आगे चलते हैं। आइए चलते हैं चांद पर। लेट अस टॉक अबाउट द मून मिशंस। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने अपना झंडा चांद के ऊपर गाड़ा है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव सोवियत यूनियन, दैट इज रशिया। इनके स्पेस एजेंसी का नाम देखो क्या है? रोसकॉस्मोस। मस्त नाम है ना, ऐसा बोलने को मजा आता है, रोसकॉस्मोस। देन वी हैव यूएसए, उनका स्पेस एजेंसी है नासा, वेरी फेमस। यूरोप है, उनका है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए। जापान का जैक्सा, चाइना का सीएनएसए एंड इंडिया का इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये सब लोग चांद पर पहुंचा है, लेकिन सबसे पहले कौन पहुंचा? द आंसर इज रोसकॉस्मोस, सोवियत यूनियन। इनका एक सैटेलाइट है लूना 1, 1959 में इट एंटर्ड द मून ऑर्बिट। मून को उसने चक्कर लगाया, मून को ऑर्बिट किया, लैंड नहीं हुआ। लूना 1 लैंड नहीं हुआ, लूना 1 ऑर्बिट किया। फिर इसी सीरीज में एक और सैटेलाइट है लूना 2। इन 1959 इट एक्चुअली लैंडेड ऑन द मून। अब एक बात समझ लो, ये सब कुछ आज से 60 साल पहले हो रहा है, 1959। आज के टेक्नोलॉजी में और उस जमाने के टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का डिफरेंस है। 1959 मेरे पापा 3 साल के थे, उस टेक्नोलॉजी को यूज करके सैटेलाइट को चांद तक भेजना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इसी तरह से सोवियत यूनियन ने 1959 से लेकर 1975 तक 15 मून मिशन किए। कितने? 15 मून मिशंस। तो ये मिशंस का फायदा क्या हुआ? व्हाट वाज द मिशन आउटकम? एक तो केमिकल एनालिसिस की, मून का जो सरफेस है उसके ऊपर कौन से एलिमेंट्स हैं, उनका क्या कंपोजिशन है, ये सब कुछ केमिकल एनालिसिस किया। फिर ग्रेविटी मेजरमेंट्स की, ठीक है। फिर रेडिएशन की स्टडी की,
क्या मून के ऊपर कुछ रेडिएशन है, मैग्नेटिक फील्ड की भी स्टडी की, ठीक है, एंड स्टोन सैंपल्स को वहां से अर्थ पे वापस लेकर आए एंड उनका एनालिसिस अर्थ पे किया, ठीक है। तो ये सब कुछ हो रहा था 1959 से लेके 1975 तक। लेकिन यहां पर भी नासा शांत नहीं बैठेगा ना, यूएसए शांत नहीं बैठेगा। उस जमाने में कोल्ड वॉर चल रही थी बिटवीन यूएसए एंड सोवियत यूनियन। तो अमेरिका ऑल्सो एग्जीक्यूटेड मून मिशंस फ्रॉम 1962 टू 1972। बहुत सारे मून मिशंस अमेरिका ने भी किए, उनको अपोलो मिशंस बोला जाता था। अब इनमें सबसे फेमस था अपोलो 11 मिशन ऑफ जुलाई 1969। पहली बार इंसान चांद पर पहुंचा, चांद के ऊपर कदम रखा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ही वॉज द फर्स्ट मैन ऑन द मून। उसके पैर का छाप आज भी चांद के ऊपर है। सोच के गूज़बम्स आते हैं कि उस टेक्नोलॉजी को यूज करके आज से 60 साल पहले, 50 साल पहले इंसान को चांद पर भेजा गया था, ठीक है। ह्यूज अचीवमेंट। लेकिन इंडिया भी पीछे नहीं है। इंडिया ने भी लॉन्च किया था चंद्रयान 1। 22 अक्टूबर 2008 इट वाज इंडियाज फर्स्ट मिशन टू मून एंड सक्सेसफुली एक सैटेलाइट चंद्रयान 1 उसको मून ऑर्बिट में इंजेक्ट किया, ठीक है। ये है चंद्रयान 1। इसने क्या डिस्कवर किया? इट डिस्कवर्ड वाटर ऑन द मून। ये भी पहली बार हुआ, पहली बार पता चला कि मून के ऊपर पानी है। इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू डिस्कवर वाटर ऑन मून एंड अगेन अ वेरी प्राउड मूवमेंट फॉर इंडियंस, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ गई। आगे चले, चांद तक तो पहुंच गए, लेकिन चांद के बाद क्या? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप टू रीच मार्स, मंगल ग्रह? बहुत सारी कंट्रीज ने मार्स तक पहुंचने की कोशिश की है एंड इट इज अ वेरी डिफिकल्ट मिशन, बहुत दूर है। ऑलमोस्ट आधे मिशन फेल हो गए हैं। लेकिन फिर इंडिया ने लॉन्च किया मंगलयान। कभी लॉन्च किया? 5 नवंबर 2013। इसके ऊपर मूवी भी बनी है एंड इट इज अ ब्यूटीफुल मूवी, वेरी इंफॉर्मेटिव। अगर आपने नहीं देखी है तो आई वुड रेकमेंड, देखो, काफी कुछ सीखने मिलेगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू मंगलयान, मार्स ऑर्बिटर जो था सैटेलाइट, उसको सक्सेसफुली मार्शियन ऑर्बिट में प्लेस किया गया इन सितंबर 2014। द सैटेलाइट वॉज प्लेस्ड इनटू ऑर्बिट इन सितंबर 2014। लॉन्च कभी किया था? नवंबर 2013। पहुंचा कभी? सितंबर। कितना टाइम लगा? 10 महीना, ठीक है। एंड ये जो मार्स ऑर्बिटर था सैटेलाइट, उसने क्या किया? इट कलेक्टेड इंफॉर्मेशन ऑफ द मार्शियन एटमॉस्फेयर एंड मार्शियन सरफेस, ठीक है। मार्शियन मतलब क्या? मार्स का। एंड एक और बात बताऊं, दिस वॉज इंडियाज फर्स्ट मार्स मिशन, पहला मिशन था एंड इट वॉज सक्सेसफुल। वी वेर सक्सेसफुल इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, बहुत बड़ी बात है। एंड सोने पे सुहागा, मंगलयान जो था ना, उसको PSLV में लॉन्च किया गया था, पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। छोटा रॉकेट है ना, सस्ता रॉकेट है। सो दिस वॉज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव इंटरप्लैनेटरी मिशन इन द हिस्ट्री ऑफ स्पेस मिशंस, ठीक है। बात करते हैं अबाउट इंडिया एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। इंडिया के पास क्या क्या स्पेस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है? हमने ऑलरेडी लॉन्च व्हीकल्स के बारे में बात करी है। PSLV है और GSLV है, पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV छोटू रॉकेट, GSLV मोटू रॉकेट है, ठीक। फिर अपने पास बहुत सारे सैटेलाइट्स भी हैं। इनसैट इज इंडियन नेशनल सैटेलाइट, GSAT इज जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट। ये लोग क्या करते हैं? टेलीकम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, सैटेलाइट टीवी जो होता है ना, डिश टीवी, उसमें हेल्प करते हैं। एंड मीटियोरोलॉजिकल सर्विसेज। मीटियोरोलॉजिकल मतलब क्या? स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर, स्टडी ऑफ वेदर। कहीं पे तूफान, आंधी आने वाला रहेगा तो हमें पता चल जाएगा। फिर एक और सैटेलाइट है एड्यूसैट। इट इज अ टाइप ऑफ जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट। एड्यूसैट क्या करता है? इट इज वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशनल प्रोग्राम्स पूरे इंडिया में ब्रॉडकास्ट होने चाहिए, हर घर तक एजुकेशन पहुंचना चाहिए। दैट इज द पर्पस ऑफ एड्यूसैट, ठीक है। फिर अपने पास है IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ये क्या करता है? इट मॉनिटर्स एंड मैनेजेस नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब क्या? फॉरेस्ट हो गया, लेक्स हो गया, रिवर्स हो गया, उनको मॉनिटर करेगा, मतलब ऑब्जर्व करेगा एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में भी हेल्प करने वाला है, ठीक है। एंड देन वी हैव IRNSS,
इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, मतलब इंडिया का अपना खुद का जीपीएस। क्या करता है देखो, इट कैन लोकेट पोजिशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रिसाइज लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। मतलब ये किसी भी प्लेस का कोऑर्डिनेट्स बताएगा, उसका लैटिट्यूड क्या है, उसका लॉन्जिट्यूड क्या है, ये अपने को बताने वाला है, कोऑर्डिनेट्स बताएगा किसी भी प्लेस का। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे सैटेलाइट, ये हो गई हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी। एंड ऑफ कोर्स और भी अमेजिंग टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है इन इंडिया। एंड लास्टली बात करते हैं अबाउट स्पेस डेब्री एंड इट्स मैनेजमेंट। डेब्री मतलब कचरा, स्पेस डेब्री मतलब स्पेस में कचरा। किधर से आया सुनो, 6000 सैटेलाइट अब तक लॉन्च हुए हैं, उसमें से 3170 सैटेलाइट्स आर नॉन फंक्शनल, काम नहीं करते, ऐसे ही अर्थ के आजू बाजू घूम रहे हैं। वेस्ट है ना, कचरा ही है ना, कम ऑन, यस और नो। फिर पार्ट्स ऑफ द लॉन्चर डिटैच्ड ड्यूरिंग लॉन्चिंग। जब रॉकेट लॉन्च होता है तो उसका बूस्टर रॉकेट है, उसका फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अर्थ के आजू बाजू भी घूम सकती हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, स्पेस डेब्री, स्पेस का कचरा हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। एंड डेब्री जनरेटेड ड्यू टू कोलिजन ऑफ सैटेलाइट विद अदर सैटेलाइट्स। जो नॉन फंक्शनल सैटेलाइट्स हैं वो आपस में टकराएंगे, टकराएंगे तो टूटेंगे, टूटेंगे तो उनके छोटे छोटे टुकड़े अर्थ के आजू बाजू घूमते रहेंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, स्पेस डेब्री। 2016 में एक स्टडी हुई थी, अकॉर्डिंग टू दैट स्टडी 2 करोड़ पीसेस लॉन्गर देन 1 सेंटीमीटर आर ऑर्बिटिंग द अर्थ। एंड ये सारा स्पेस डेब्री है, बुलेट की तरह घूम रहे हैं वो लोग आजू बाजू। एंड अगर ये कचरा बढ़ते रहा तो एक पॉइंट के बाद रॉकेट लॉन्च करने में तकलीफ आएगी, बिकॉज वो रॉकेट आगे जाके कचरे के साथ टकरा सकता है, कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई वी नीड रीयूजेबल रॉकेट्स, जो स्पेस एक्स इलॉन मस्क का कंपनी डेवलप कर रहा है। तो बस इसी के साथ यहाँ पे आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। एंड आई होप सारी बातें समझ में आई एंड सेशंस यूजफुल थे। लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको पसंद आया नहीं आया, पहले मैं कैसा दिखता था, अभी मैं कैसा दिखता हूँ। दिस इज लाइक 3-4 ईयर ओल्ड कंटेंट जो मैंने पहले बनाया था। तो लेट मी नो क्या डिफरेंस आया मेरे अंदर, ज़्यादा मोटा हो गया हूँ या कुछ और डिफरेंस दिख रहा है आपको, लेट मी नो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।